नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग ब्रिटिश आधुनिक भारत के संदर्भ में ब्रिटिश काल में भू राजस्व नीतियाँ जो भी रही हैं, भू राजस्व की से संबंधित जो भी नीतियाँ रही हैं उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो प्री परीक्षा तथा प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा दोनों ही लिहाज से या संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके संदर्भ में पढ़ेंगे कि किस तरह से 1600 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर 1947 तक किस तरह भारत में भू राजस्व या आर्थिक शोषण से संबंधित नीतियां बनी, किस तरह से शोषण किया गया, उसका लाभ किसे ज़्यादा हुआ, इन सभी विषयों पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी प्रश्न बनेंगे उस पर चर्चा की जाएगी। आप लोगों से बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को क्लिक कर दें। साथ ही साथ अपने चिर परिचित को शेयर भी कर दें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और काम की बात मतलब किसी भी परीक्षा, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, या वनडे एग्ज़ाम या लोअर या लेखपाल का जो भी पेपर है आपका, उसके संदर्भ में जो भी प्रश्न बनते हैं उसको देखा जा सके। अभी हाल ही में एक पुलिस का पेपर हुआ था, आप लोगों ने देखा, पेपर बहुत सरल आया। अभी 2 दिन पहले या चल रहा है पेपर होमगार्ड का, पेपर काफ़ी कठिन आ रहा है। अब दिक्कत है कि लोगों ने जो पढ़ाया कि होमगार्ड का पेपर है तो इसलिए सरल आएगा, तो ऑनलाइनर पढ़ा के लोगों ने छोड़ दिया। अब बच्चे को लग रहा है पेपर कठिन है, जबकि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस एक एवरेज है। एवरेज कठिन है पुलिस की तुलना में, जो यूपी पुलिस का। जब आप चीज़ों को गहराई से हर विषय को पढ़ेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से, चाहे आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जब गहराई से पढ़ेंगे तो चाहे गहराई से क्वेश्चन आए, कठिन या सरल, सभी विषयों को आप आराम से समझ सकते हैं या आए हुए प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग हमारा साथ बनाए रखिए और वीडियो पूरा देखा करिए। वीडियो पूरा देखने से आपको पूरी बातें समझ में आएगी। अब आप 2 मिनट वीडियो देख के छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, अभी हाल ही में आपका संभवतः हाई कोर्ट आरओ का एग्ज़ाम है, उसके पश्चात इस साल आरओ आयोग से भी आने की संभावना है। पीसीएस आपका है ही, या अन्य राज्यों के जो पीसीएस या अन्य वनडे एग्ज़ाम होते हैं, बिहार का हुआ, एमपी का, या राजस्थान, हरियाणा, तमाम सभी, या दिल्ली से संबंधित टीचर के एग्ज़ाम, या राजस्थान, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, देखिए 1600 में कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। 1608 में कंपनी का आगमन होता है। 1611 में हमने पढ़ाया कि मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कंपनी की स्थापना होती है, फैक्ट्री। ये फैक्ट्री का तात्पर्य यह रहता है कि ये कोई कारखाना नहीं था जहाँ उत्पादन हो, एक बेस बनाते थे, अपना अड्डा, जहाँ से आर्थिक क्रियाओं का, प्रशासनिक क्रियाओं का संचालन किया जाता था। ठीक, ये फैक्ट्री कहा जाता है, कारखाना, फैक्ट्री या कोठी। ये कोठी ही ज़्यादा सही है। बिल्डिंग का कोई ऐसा स्थल नहीं था कि यहाँ की कोई उत्पादन मशीनरी लगा के उत्पादन कार्य होता था। यहाँ पे इनका संचालन होता था। यहाँ पे एक तरह से प्रशासनिक भवन होते थे जो सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होते थे। 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करते हैं। उसके पश्चात यह भारत में व्यापारिक क्रियाओं को शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके अनेक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। बंगाल, दक्षिण में मद्रास, बम्बई, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र, उत्तर भारत में आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश, अवध का, ये जो भी छोटे छोटे रजवाड़े थे, सबसे व्यापारिक, राजनीतिक के संबंध बनाते हुए इन पर नियंत्रण स्थापित किया। और जब नियंत्रण स्थापित कर लिए तब इन्होंने देखा कि भारत पे किस तरह से
और आर्थिक दोहन किया जा सकता है। तब इन्होंने क्षेत्रों को डिवाइड किया, कौन सा क्षेत्र इनके लिए किस तरह का लाभदायी है। ठीक, तो कहाँ पे कौन सी भू राजस्व नीति अपनाई जाए, कहाँ पे कौन सी फसल का उत्पादन अधिक होता है। देखिए, महाराष्ट्र गुजरात में कपास होता है, उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल में जूट होता था प्लस नील। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में मुख्यतः अनाज होता था, गेहूँ चावल आपका, और बिहार में कुछ स्तर पर नील का भी उत्पादन होता है। दक्षिण में खनन के क्षेत्र भी थे, साथ ही साथ व्यापारिक फसलें जैसे मसालों का उत्पादन अधिक होता था। तो उन्होंने क्षेत्रों को डिवाइड किया और उसी आधार पे भू राजस्व नीतियाँ तय की। जिस तरह का क्षेत्र था उसी आधार पे भू राजस्व नीतियाँ तय की, ताकि उस क्षेत्रों से उस संसाधनों का दोहन किया जा सके। भारत से दोहन करना था और ले जाके ब्रिटेन में उसको ले जाके बेचना था। तो देखिए, जब ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है उसके पश्चात ब्रिटेन में मैंने पढ़ाया था कि औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति को चाहिए दो चीज़ें, कच्चा माल प्लस पैसा। कच्चा माल चाहिए तो तैयार माल उत्पादित करेंगे, और पैसा चाहिए ही कंपनी के संचालन के लिए। तो जब माल तैयार होता था तो उसके लिए बाज़ार की ज़रूरत होती है, और बाज़ार बहुत बड़ा था इनका। औपनिवेशिक क्षेत्र देखेंगे ब्रिटिश का, तो भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इन तमाम क्षेत्रों पर इनके उपनिवेश थे। तो भारत एक बहुत बड़ा उपनिवेश था। भारत से कच्चा माल ले जाते थे, तैयार माल ला के बेचते थे, तो दोहरा लाभ होता था। यहाँ सस्ते में कच्चा माल उत्पादित किए। भू राजस्व नीतियाँ ऐसी तय की है कि मजबूरी में किसानों से वही फसल उपजाने के लिए दबाव डालते थे जो उनकी ज़रूरत थी। आप देखेंगे कि ऐसे अनेक विद्रोह हुए जो ज़बरदस्ती उत्पादन के कारण ही हुए, चाहे चंपारण का नील विद्रोह हुआ, ठीक, तो ऐसे खेड़ा विद्रोह हुआ और दक्षिण में विद्रोह हुए। तो इन्होंने किया क्या कि यहाँ से कच्चा माल लिया और ले जाके ब्रिटेन में बेचा, ब्रिटेन से तैयार माल खरीदा, लाके भारत के क्षेत्रों में बेचा। तो दोहरा लाभ कमा रहे थे, प्लस कमीशन भी खा रहे थे इसमें। साथ ही साथ इन कार्यों के संचालन के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इनकी, उसके भी वेतन भत्ते तमाम पेंशन कहाँ से, भारतीय राजकोष से दिया जा रहा था। इसी चीज़ को लेकर नेहरूजी कहते हैं कि भारत के बहुत बड़े धन को ब्रिटेन द्वारा धन का प्रवाह किया जा रहा है ब्रिटेन को, जिसका लाभ भारत को तो कुछ नहीं मिल रहा है। भारत को इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन इसे धन प्रवाह बना हुआ है। इसी को उन्होंने ड्रेन थ्योरी में स्पष्ट किया था। चलिए देखते हैं धन वास्तु निष्कर्षण की वास्तुकला का संदर्भ ये है कि धन का निष्कर्षण, इसका वास्तुकला मतलब इसका प्रारूप क्या था, किस तरह से भारतीय धन का दोहन किया जा रहा था। कैसे एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी क्या थी, व्यापारिक कंपनी थे, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक जागीर में बदल दिया। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको किस तरह से शोषण का एक अड्डा बना डाला। भूमि की प्रकृति को पहले समझा उन्होंने। भूमि पूरे ग्राम समुदाय, ग्राम पंचायत की संपत्ति थी। पहले ब्रिटिश काल से पहले क्या होता था कि जो भी भूमि थी, कृषि भूमि, वह ग्राम पंचायत और किसानों की होती थी। कोई निजी स्वामित्व तो नहीं था, किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो। इन्होंने क्या किया, उसको एक निजी संपत्ति बना दिया, जिसे खरीदा बेचा या गिरवी रखा जा सकता था। पहले ऐसा नहीं था। राजस्व का आधार क्या बनाए, पहले क्या था, राज्य को वास्तविक कृषि उपज का एक हिस्सा मिलता था। जैसे कोई राजा था तो राजा द्वारा एक भूमि उपज का एक हिस्सा तय किया जाता था। जैसे गुप्त में पढ़ेंगे गया था 1/6 था, मध्यकाल में 1/2 से 1/3 तक था, चाहे सल्तनत काल पढ़िए चाहे मुगल काल। उसके पश्चात जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, उपज के बजाय भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर नगद तय किया कि हमको जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका कुछ हिस्सा देना ही देना है। पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। इन्होंने क्या किया, अधिकतम नगद राजस्व वसूलने पे दबाव डाला
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पराधीन बना दिया। किसके? ब्रिटिश तैयार माल के, ब्रिटिश से तैयार वस्तुओं का बाजार बना दिया। जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, हस्तशिल्प, आपका हथकरघा, इन सब को तहस नहस कर दिया। ठीक, शोषण के प्रशासनिक तंत्र से लेकर आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय तक का ऐतिहासिक दस्तावेज है। क्या? भू राजस्व और संपदा का पलायन। अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने शुरू किया। तीन प्रकार की भूमि कर व्यवस्था लागू करते हैं। एक अस्थाई बंदोबस्त, इसमें जमींदार एक मीडिएटर था, मध्यस्थ था। किसके? किसानों के बीच और कंपनी के बीच जमींदार एक मध्यस्थ था। यह किसानों से लगान वसूल के सरकार को देता था, उसके बदले कमीशन पाता था। दूसरी व्यवस्था एक अस्थाई बंदोबस्त, ध्यान दीजिएगा, 19% भूभाग पे थी। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भूभाग पे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब किसान होता है, याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द है। रैयत और किसान एक ही शब्द है। इसमें सीधे किसानों से ही लगान वसूल के ब्रिटिश कंपनी लेती थी, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं था। यह 51% भूभाग पे लागू था। सबसे बड़े भूभाग पे क्या था? रैयतवाड़ी। और तीसरी थी महलवाड़ी। महल का मतलब होता था एक गांव, जिसे एक इकाई मान लिया जाता था, और महल के में कुछ लोगों को चयनित कर लिया जाता था कि पूरे महल से राजस्व वसूल करके, महल ये हो गया, तो वसूल करके कंपनी को देना होता था। यह व्यवस्था 30% भूभाग पे लागू थी। अगर मिलान करने के लिए पूछ ले कि घटते या बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में क्या होगा? पहले 19 अस्थाई बंदोबस्त, 30% महलवाड़ी और 51% रैयतवाड़ी, और घटते क्रम में रैयत, महल और अस्थाई बंदोबस्त। तो याद रखिएगा, इस क्रम को कभी कभी पूछा गया है। ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी आय सुनिश्चित करने के लिए भारत के 100% कृषि भू क्षेत्र को 3 अलग अलग भू राजस्व प्रणालियों में तब्दील कर दिया है। यह केवल प्रशासनिक विभाजन नहीं था, बल्कि यह अधिकतम लगान वसूलने की एक सुनियोजित रणनीति थी, प्लान था उनका पूरा। ठीक, देखिए, 100 वित्त पोषित विजय, मतलब एक तरह से उन्होंने आए तो व्यापारिक के रूप में, लेकिन यहाँ से धन का दोहन करने के लिए, यहाँ के जब राजनीतिक नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित कर लिए, तो धन का भी दोहन करने का एक तरीका, एक सिस्टम बना लिया। एक स्ववित्त पोषित विजय, अंग्रेजों ने भारत को जीतने और लूटने का खर्च भारत के ही किसानों से वसूला। ब्रिटेन से कोई धनार्जन नहीं कर रहे थे, यहीं से लूट रहे थे, यहाँ तो खर्च कर ही रहे थे, साथ ही साथ ब्रिटेन को भी पलायन कर रहे थे धनों का। जैसे उच्च भू राजस्व, किसानों से अधिकतम कर की वसूली होती थी। कहने का ये तात्पर्य था, प्रमाण ये मिलते हैं कि उपज का अगर 100 रुपये की उपज हो रही है, तो 70 से 80% तक भू राजस्व वसूल लेते थे। अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, इन समय भी राहत कार्य नहीं दिए जाते थे, लगान लेते ही लेते थे। इसीलिए किसानों की हालत बहुत बदतर होती चली गई। ऊंचे लगान लिए गए और ब्रिटिश भूराजस्व को लाभ, कच्चा माल ब्रिटेन को कारखानों के लिए भेजा गया। यहाँ से कच्चा माल लेके ब्रिटिश के कारखानों को भेजा गया। प्रशासनिक और सैन्य खर्च, भारत पर नियंत्रण रखने के लिए सेना और अधिकारियों को भारी वेतन दिए जाते थे। भारत पे प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सेना गठित किए। सेना का वेतन भारतीय राजकोष से, और अधिकारी जो कार्य संचालन करते थे प्रशासनिक, उनके वेतन भत्ते तमाम खर्चे भारत के राजकोष से। और यहाँ से जो कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन बेचते थे, उससे जो पैसा मिलता था उनको, उस पैसे से वहाँ से तैयार माल खरीदते थे, लाके भारतीय बाजार में बेचते थे। तो ये दोहरा लाभ कमा रहे थे। जैसे भारतीय कच्चा माल कपास रेशम था, यहाँ से खरीद के ले जाके वहाँ कंपनी को दिए, वहाँ कपड़ा तैयार हुआ, उस कपड़े को लाके भारत में बेचे। इस मैप के माध्यम से आप समझिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ था। अस्थाई बंदोबस्त था बंगाल के, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस संभाग,
अवध के बनारस संभाग में था। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ कभी पूछ ले तो याद रखिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं था। अस्थाई बंदोबस्त उत्तर प्रदेश के जो उस समय का बनारस संभाग था उस वो वहाँ पे था, और उत्तरी कर्नाटक। ठीक, कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस संभाग, उत्तरी कर्नाटक, कुल 19% भूभाग पे। दूसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी। ये उत्तर पश्चिम प्रांत उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों पे था। आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा, ठीक, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश का लगभग क्षेत्र, पंजाब और गंगा घाटी, जो भी गंगा घाटी थी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आज का, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रांत, ये सब महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत थे, जो कुल 30% भूभाग को कवर करते थे। रैयतवाड़ी मुख्यतः दक्षिण में थी, मद्रास, बम्बई, असम के क्षेत्र, ठीक, 51% भूभाग को सुनिश्चित करती थी। अंग्रेजों ने किसी एक प्रणाली पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के साथ शोषण को अलग अलग तंत्र में विकसित किया। देखिए, इसको आप समझने का प्रयास करिए कि अस्थाई बंदोबस्त क्यों जमींदारों को दिए, क्योंकि उत्तर भारत में जो खास करके बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल प्रांत, मध्यकाल में यहाँ पे जमींदारी प्रथा थी, जागीरदारी या जमींदारी प्रथा, तो उसी को अपनाने का प्रयास किया। साथ ही साथ यहाँ पे नियंत्रण करने का एक और तरीका अपनाया कि जमींदार वर्ग को इसलिए सपोर्ट किया कि अगर जमींदार को लाभ देंगे तो यह एक ऐसा वर्ग होगा जो ब्रिटिश कंपनी के स्थायित्व में सहायता करेगा, यह कभी विरोध नहीं करेगा, विद्रोह नहीं करेगा। ठीक, तो जमींदारों ने, देखेंगे आप, 1857 की क्रांति में जमींदारों ने विद्रोह ही नहीं किया, क्योंकि इन्हें लगता था कि कंपनी बनी रहेगी अगर ब्रिटिश कंपनी, तो हमें तो लाभ हो रहा है, क्योंकि है ना, तो हमारे पास ज़मीन थी न कुछ, लेकिन कंपनी की सहायता से ही हम ज़मीन के मालिक हो गए और भू राजस्व का एक हिस्सा हमको मिलता भी है, जबकि काम कुछ नहीं करना था, बस सालाना लगान वसूल करके कंपनी को जमा करना था, बस इतना काम होता था। तो जमींदारों को तो लाभ हुआ। और इसी तरह महल, इस क्षेत्र में देखेंगे तो ये ऐसा क्षेत्र था जो मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो यहाँ सहानुभूति स्थापित करने के लिए महल को, मतलब किसी पे नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं किए, एक सामुदायिक भावना को विकसित किए। दक्षिण में क्या था? दक्षिण के किसानों की स्थिति मजबूत थी, क्योंकि ये व्यापारिक क्रियाओं को ज़्यादा संपन्न करते थे। तो यहाँ पे किसानों को ही, विद्रोह न हो तो किसानों को ही भूमि का मालिक बना दिए, क्योंकि किसान अगर भूमि के उनकी ज़मीन छीनी जाती दक्षिण में, तो दक्षिण के किसानों की स्थिति उत्तर के किसानों से अलग थी, तो वहाँ पे किसानों को ही ज़मीन का मालिक मान के उनसे राजस्व की वसूली किए। इस तरह से उन्होंने बहुत चालाकी से भारत पे नियंत्रण करने का प्रयास किया। नाम देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के क्या क्या नाम, देखिए अभी कभी भी पूछ ले तो भूलिएगा नहीं, अस्थाई बंदोबस्त के 4 नाम मिलते हैं मुख्यतः। अस्थाई बंदोबस्त जागीरदारी, अस्थाई बंदोबस्त मालगुजारी, अस्थाई बंदोबस्त बीसवेदारी। बीसवेदारी का मतलब था शुरू में से 20 वर्ष के लिए निश्चित किया गया, तो बीसवेदारी कहा गया। आपको बताया कि मध्यकाल में उत्तर भारत में मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी, तो उसको जागीरदारी भी नाम दे दिया गया। मालगुजारी, मालगुजारी का मतलब होता है भू राजस्व की वसूली। तो भू राजस्व कौन वसूलता था? जमींदार। जमींदार माल वसूलता था, तो उसे मालगुजारी भी कहा गया। अस्थाई बंदोबस्त था। अस्थाई बंदोबस्त इसलिए कहा गया क्योंकि लगान की दर कुछ वर्षों के लिए, जैसे प्रारंभ में 20 वर्षों के लिए माना जाता है कि निश्चित कर दी गई, 100 रुपये में 20 रुपये देना है, ये 20 वर्षों तक, 10 वर्षों तक चलता रहेगा, उसके बाद फिर राजस्व बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखें कि उत्तर भारत के बंगाल क्षेत्र में ऐसी फसल उत्पादन होता है जिसकी डिमांड सामान्यतः नॉर्मल थी, लेकिन दक्षिण के बम्बई प्रांत कपास, दक्षिण के मद्रास या अन्य क्षेत्रों में इसके में परिवर्तन करने का प्रयास किया ताकि अस्थायी न हो, समय के साथ भू राजस्व की वृद्धि की जा सके। तो ठीक है, इसके 4 नाम है, याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी। इसको लागू करने के में क्या था? देखिए, वारेन हेस्टिंग का नाम याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त इसलिए था क्योंकि जब ये गवर्नर जनरल बन के आता है, गवर्नर, इसने इसका ट्रायल किया था 5 वर्ष के लिए,
बंगाल क्षेत्र में वारेन हेस्टिंग ने 5 वर्ष के लिए अस्थायी बंदोबस्त की एक सामान्य पद्धति शुरू की थी, बाद में समाप्त कर देता है। कॉर्नवालिस इसे अस्थायी रूप से लागू करता है। ठीक, जानशोर इसमें सहायता करता है कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त को अस्थायी रूप से लागू करता है और जानशोर इसमें मदद करता है। भूमि का मालिक कौन था? जमींदार। सामान्यतः 89% की हिस्सा कंपनी को मिलता था और 11% जमींदार को कमीशन के तौर पे। अगर 100 रुपये की वसूली हुई तो 100 रुपये में 89 रुपये कंपनी को देना होता था, 11 रुपये जमींदार अपने पास रखता था, क्योंकि वह भू राजस्व की वसूली करने के एजेंट था। महलवाड़ी का वास्तुकार लागू करने किसको श्रेय जाता है? मार्टिन बर्ड और हाल्ट मैकेंजी। इन दोनों नाम को याद रखिएगा, मार्टिन बर्ड और हाल्ट मैकेंजी। पूरा गांव ही इसका नेतृत्व करता था। 66% लगभग, ऐसा प्रमाण मिलता है कि लगभग 66% राजस्व के रूप में वसूला जाता था और इसे 30 वर्ष हेतु लागू किया गया था कि 30 वर्ष बाद अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो महलवाड़ी व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रैयतवाड़ी लागू करने में कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिस्टन मुख्यतः मुंबई में था। टॉमस मुनरो और ये दोनों दक्षिण में थे, मद्रास में। किसान को ही भूमि का मालिक माना गया और लगान सीधा किसान से भुगतान करने की बात कही गई। अस्थायी बंदोबस्त का अत्यधिक दोहन, इसमें सबसे ज़्यादा बंगाल क्षेत्र, बिहार और उड़ीसा में दोहन किया गया। वारेन हेस्टिंग ने 72-73 में पंचवर्षीय योजना लागू की थी। 5 साल के लिए अस्थायी बंदोबस्त का एक प्रतीकात्मक शुरुआत की थी। 1793 में कॉर्नवालिस ने इसे 10 वर्ष में परिवर्तित किया और अस्थायी रूप से लागू किया। अस्थायी रूप से लागू करने का श्रेय किसे जाता है? कॉर्नवालिस को। अस्थायी रूप से ट्रायल के तौर पे किसने शुरू किया? तो वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। 89% कंपनी को मिलेगी, 11% जमींदार को। जमींदार की नई भूमिका समझ में आई। जमींदार कौन था? यह जमींदार जो था कोई कंपनी का एजेंट था। कंपनी के अधिकारियों ने क्या किया कि अपने किसी नौकर को, कंपनी के अधिकारी को या शहरी मध्यम वर्ग को जो पढ़ा लिखा कंपनी का समर्थक था, इन सब को भूमि का मालिक बनाया। और क्या बनाया? जमींदार। कि ठीक है, तुम्हें इतना चार्ज दे दिया जाता है, कार्य ये करते रहो, तुम्हें कमीशन भी मिलता रहेगा। किसानों की स्थिति क्या थी? जो किसानों की ज़मीन थी अब वह उसके मालिक ही नहीं रहे। अब मालिक कौन बना? जमींदार। यह सिर्फ लगान चुकाने वाले किराएदार बन गए। जैसे किसी 2 हेक्टेयर ज़मीन का मालिक कोई किसान था, उसकी ज़मीन जमींदार को दे दी गई और किसान से कहा गया कि 2 हेक्टेयर ज़मीन पर तुम खेती करोगे, जो उपज होगी तुम जमींदार को भू राजस्व देंगे और जमींदार भू राजस्व को कंपनी को देगा। साथ ही साथ यह कहा गया कि कंपनी को अगर जमींदार भूमि को राजस्व नहीं दे पा रहा है तो उससे उसका ज़मीन छीन ली जाएगी और किसी दूसरे जमींदार को दे दी जाएगी। ठीक। जैसे अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के से 1793 में कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी को कौन लागू करता है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। 1820 में, 1822 में हाल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड लागू करता। 1822 में हाल्ट मैकेंजी और 1833 में मार्टिन बर्ड महलवाड़ी को। कर की इकाई मतलब कर देने का उत्तरदायित्व किस पे था? तो यहाँ जमींदार दे रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष, क्योंकि मेन तो कर दे रहा था किसान, ये तो मीडिएटर था एक। यहाँ रैयतवाड़ी में व्यक्तिगत किसान ही कर देता था और यहाँ पूरा गांव और महल देता था। दर संशोधन हमेशा के लिए निश्चित, 20 से 30 वर्षों में संशोधन, समय समय पर संशोधन। मालिकाना हक, जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। तकनीकी रूप से किसानों को स्वामी माना गया, लेकिन कर न देने पर उनकी ज़मीन जब्त कर ली जाते थे। पूरे गांव को सामूहिक स्वामित्व के तहत मालिक माना गया। अंतिम शिकार तो जमींदार और किसान दोनों थे, लेकिन किसान मुख्यतः था। सीधा किसान ही जिम्मेदार होता था, छोटे किसान और ग्राम समुदाय। ठीक। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून क्यों कहा जाता था? कहा जाता था जब मान लीजिए किसी महीने की 10 तारीख को निश्चित किया गया कि इस 10 तारीख तक लगान वसूल करके देना है, और 10 से अगर 11 तारीख हो जाती थी तो कंपनी क्या करती थी कि उस दिन 10 तारीख के सूर्य डूबने तक अगर लगान
कंपनी को नहीं जमा किया गया तो उस ज़मीन को उस जमींदार से छीन के किसी दूसरे जमींदार को दे देती थी। इसे यह कहा गया सूर्यास्त कानून। मतलब उस दिन के सूर्य डूबने के पहले कर न देने पर वह ज़मीन उससे छीन ली जाती थी और किसी दूसरे जमींदार को दे देना होता था। इसीलिए इसे सूर्यास्त कानून कहा गया। कंपनी ने कर की दर बहुत अधिक रखी थी और हमेशा के लिए तय की। सूर्यास्त कानून का तात्पर्य, यदि निर्धारित दिन के सूर्यास्त तक जमींदार राजस्व जमा नहीं कर पाता तो ज़मीन नीलाम करके दूसरे जमींदार को दे दी जाती थी। नीलामी कैसे होती थी? पुरानी जमींदारियां शहर के अमीर व्यापारियों को बेच दी जाती थी जिसका गांव से कोई जुड़ाव नहीं था। उस गांव का और हो या ना हो कोई तात्पर्य नहीं होता था। उपसामंतीकरण की व्यवस्था शुरू की गई। नए जमींदारों ने किसानों और अपने बीच बिचौलियों की परतें की। जैसे पहले तो जमींदारों को दिया, अगर किसी जमींदार से ज़मीन छीन ली तो क्या करते थे? शहरी मध्यम वर्ग को दे दिए। अब ये तो किसानी जानता नहीं था, तो इसने क्या किया, गांव के ही कुछ लोगों को वसूल करने के लिए रख दिया कि तुम गांव से लगान वसूलोगे, तुम मुझे दोगे, मैं कंपनी को दूंगा। तो ये भी मीडिएटर, तो ये दोनों मिलके बहुत अत्याचार करते थे। कंपनी तो करती ही करती थी। तो इस तरह किसानों को बहुत अत्याचार की प्रक्रिया शुरू हुई। कि परिणाम क्या हुआ? किसान पूरी तरह से जमींदार की दया पर निर्भर हो गया। कृषि में कोई निवेश नहीं हुआ। साथ ही साथ इन लोगों ने भूराजस्व तो खूब वसूला, लेकिन कृषि में सुधार के जो भी नवीन तकनीक होती थी या निवेश होता था, उर्वरक में, बीज में, सिंचाई व्यवस्था में, ऐसा कोई निवेश नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ दोहन किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में स्वामित्व का भ्रम ये था कि किसानों को लगता था कि भूमि उनकी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी भूमि नहीं थी। जब सरकार चाहे किसी भी किसान की ज़मीन छीन सकता था। किसान को ज़मीन का मालिक माना गया, लेकिन तब तक जब तक वह लगान चुकाता रहे। अत्यधिक लगान 50 से 80% रैयतवाड़ी में 50 से 80% तक कर वसूला गया। नगद भुगतान का दबाव होता था। देखिए, नगद भुगतान में किसानों को घाटा होता था। किसान मान लीजिए गेहूं पैदा किया, अब वो ले जाएगा बेचने कहाँ? साहूकार या महाजन को। अब इसे पता है कि इसे पैसे की ज़रूरत है क्योंकि इसे लगान चुकाना है कंपनी को। तो जो कीमत 10 रुपये की होती थी, 8 रुपये में लेता था। एक सामान्य बात बता रहे हैं। तो 2 रुपये तो ऐसे ही कम कर दिया। अब 2 रुपये ये कमीशन खाया। तो ऐसे ही साहूकार और मध्यस्थ वर्ग जो थे, जो चालाक थे, वो अमीर होते गए और किसान तो गरीब का गरीब ही बना रहा। यहाँ से पैसा वसूल पाया किसान 8 रुपये, तो ले जाके कंपनी को कर दिया। तो नगद भुगतान का दबाव खतरनाक था, क्योंकि अगर सीधा कंपनी अनाज ले लेती तो ज़्यादा सही होता किसानों के लिए। साथ ही साथ फसल खराब होने पर भी नगद देना पड़ता था। अब जो जो महाजन या साहूकार थे, ये नगद, अगर फसल अच्छी नहीं है तो उसका और दाम कम कर देते थे। ठीक। अब देखिए, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का दुष्चक्र कैसे शुरू किए। उच्च और निश्चित भू राजस्व किए। अंग्रेजों को एक निश्चित तिथि तक नगद चाहिए भू राजस्व के रूप में। नकदी की आवश्यकता। किसानों को खाद्य फसलों की जगह नकदी फसल उगाने के लिए बाध्य भी किया गया, जैसे नील की खेती थी। सूखा और बाजार में गिरावट। अगर मान लीजिए सूखा आ गया, फसल अच्छी नहीं हुई, तब भी उनको भू राजस्व देना पड़ता था। साहूकारों के पास जाना, राजस्व चुकाने के लिए, ज़मीन बचाने के लिए उन्हें ये मान लीजिए सूखा पड़ गया, भू राजस्व देना है उनको, तो करते क्या थे बेचारे, साहूकारों से ब्याज पे पैसा लेते थे, उधार ऋण, और साहूकारों से ऋण लेते थे। और ये ऋण जानते हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है किताबों में कि ये 10% से लेके 200% से अधिक भी ब्याज दर पे ऋण देते थे इनको, किसानों को। और तो किसान ले जाके कंपनी को कर देता था। और ऐसा जाल बिछ गया कि एक बार जो कर्ज ले लिया, वो कर्ज का ब्याज ही चुका पाता था। ऐसे कई मूवी बनी हैं, देखेंगे, जिसमें साहूकार किसानों से सिर्फ ब्याज ही वसूलता था, मूलधन तो पड़ा ही रहता था।
और हर साल उनकी उपज का बहुत बड़ा हिस्सा सीधा उनके क्या नाम है घर से उठा ले जाता था। तो ऋण जाल में ये 12% से 300% तक के प्रमाण मिलते हैं, 200% के। परिणाम कृषक समाज का सर्वहाराकरण हुआ, किसान बुरी तरह बर्बाद होते चले गए। उनकी ज़मीनों पे को जब्त करने लगे साहूकार धीरे धीरे करके। जब ऋण नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीन जब्त कर लेते थे। ठीक, तो किसानों को दो तरफा शोषण हुआ। पहले तो कंपनी शोषण का रास्ता तैयार की और कंपनी के बनाए गए रास्ते पे साहूकारों महाजनों ने खूब शोषण किया, जो बिचौलियों के काम कर रहे थे। और ये धीरे धीरे अमीर होते चले गए और एक कंपनी से सहयोग भी प्राप्त करते थे, क्योंकि कंपनी को कुछ न कुछ धनार्जन कराते रहते थे। आरसी दत्त कहते हैं, ये आपके मेंस जब लिखेंगे तो ऐसे कथन लिखने लायक होते हैं। ज़मीन पर लगान की अनिश्चितता किसान के सिर पर तलवार की तरह लटकी रहती थी। अगर फसल अच्छी हुई तब तो कुछ अच्छा होता था उनके लिए, अगर फसल खराब हुई तो उनके ऊपर अनेक संकटों की मार पड़ती थी, तो उनके सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहती थी। कार्ल मार्क्स का कहना था उद्योगों को ध्वस्त करने के संबंध में, अंग्रेज़ों के बिजली से चलने वाले कारखानों ने भारत के हथकरघों को ध्वस्त कर दिया। और कपास की जननी, भारत में सर्वप्रथम कपास का प्रमाण कहाँ मिलता है, आप कमेंट में बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है कि भारत में कपास का सर्वप्रथम प्रमाण कब मिलता है और कहाँ से मिलता है प्राचीन काल में, इसको कमेंट में बताइएगा। कपास की जननी कहे जाने वाले देश को सूती वस्त्रों के कपड़ों से लाद दिया। किए क्या है, महाराष्ट्र गुजरात से कपास कच्चा ले गए, वहाँ से तैयार कपास का माल तैयार किए, कपड़ा, बेडशीट, तमाम चीज़ें तैयार किए, पर्दे ला के बाज़ार में फिर भारत में बेचे। तो यही कहना है कि वहाँ से बिजली संचालित बड़े बड़े औद्योगिकरण हो रहा था, बड़ी बड़ी मशीनों को बिजली से संचालित करके अच्छी क्वालिटी के कपड़े बन रहे थे। भारत में क्या था, हथकरघा, हाथ से बनते थे कपड़े। यहाँ पे कताई बुनाई अभी भी हाथ से चल रही थी, तो अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी ना, तो उतना मजबूती होती थी इनकी, जितना इनमें साफ़ सफाई होती थी। ब्रिटिश कंपनी निर्मित कपड़ों में जितना अच्छी गुणवत्ता होती थी उतना भारतीय कपड़ों में नहीं होती थी। तो लोगों की पहली पसंद यही धीरे धीरे बनती गई, ये तहस नहस हो गया हथकरघा उद्योग। तो कपास की जननी में सूती कपड़ों के ही से ही लाद दिया गया, भरमार कर दी गई। तो इस तरह से भारत को उद्योगों को, हस्तशिल्प को तहस नहस करके बर्बाद करने का प्रयास किया गया। भारतीय कृषि का बाजारीकरण कैसे किया गया, देखिए, कृषि जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि बाजार के मुनाफे के लिए की जाती थी अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि बाजारवाद को ये प्रश्रय करते देते थे। खाद्य फसलें गेहूं और चावल मुख्यतः बल दिया गया, उसकी जगह साथ साथ नकदी फसल कपास, जूट, नील, अफीम, चाय, असम के चाय क्षेत्र, अफीम बिहार और बंगाल में, नील की खेती बंगाल में और बिहार में, जूट बंगाल, आज का बंगाल का मतलब बांग्लादेश सहित पूरा क्षेत्र था, और कपास गुजरात और महाराष्ट्र का मुख्यतः। बंगाल में जबरन नील की खेती की तिनकठिया पद्धति आप लोग पढ़े हैं। कपास 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध ने दक्कन के कपास की मांग बढ़ाई। हुआ क्या, पहले जब अमेरिका पे उपनिवेश बनाए थे तो वहाँ से कपास की पूर्ति करते थे, लेकिन जब वहाँ अमेरिकी क्रांति हुई और स्वतंत्र हो गया अमेरिका, तो वहाँ से कपास की आपूर्ति बाधित हुई, तो इन्होंने भारत से उसकी पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। अफीम चीन को निर्यात करते थे बड़ी मात्रा में अफीम, ठीक। परिणाम क्या हुआ कि किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम को उठाना पड़ा, जबकि मुनाफा कौन, बिचौलिया और ब्रिटिश कंपनी कमा रहे थे। कुछ भी हो, कमाना ब्रिटिश कंपनी और बिचौलियों को था, और सारा दर्द किसको मिल रहा था, किसानों को। अनऔद्योगिकीकरण क्या है, भारतीय हस्तशिल्प का पतन कैसे हुआ। हमने बताया था आपको पुराने वीडियो में कि 1813 में क्या करते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर देते हैं, और
सभी व्यापारियों, ब्रिटेन के सभी व्यापारियों के लिए छूट दे देते हैं। कोई भी व्यापारी आके भारत में व्यापार कर सकता था। अब कंपनी का नियंत्रण नहीं रहेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1813 के बाद ब्रिटिश मशीनों ने बड़े सस्ते सूती कपड़ों को भारत के लिए दरवाजे खोल दिए। आयात शुल्क कम कर दिया, दंडात्मक टैरिफ लगाया। ब्रिटेन ने में भारतीय रेशमी और सूती वस्त्र, जैसे यहाँ से जो हाथ से बने हुए कपड़े जाते थे उस पर टैरिफ बढ़ा दिया। आप पढ़ेंगे जैसे ट्रंप इस समय टैरिफ बढ़ाए थे अभी कुछ समय पहले, कि मान लीजिए 10 रुपये का सामान ब्रिटेन गया, टैरिफ बढ़ा दिए तो कहें 10% और देना है तो 20 रुपये हो गया। तो जब सामान महंगा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो खूब टैरिफ बढ़ा दिए। साथ ही साथ क्या किए, वहाँ से जो मशीन निर्मित थे उस पर टैरिफ कम कर दिए। सैकड़ों वर्षों के प्रसिद्ध जुलाहे, जुलाहों का तात्पर्य ये मत समझिए कोई जात, जुलाहे भारत में वो थे जो हस्तशिल्प कला से परिचित थे और बड़े स्तर पे सूती, रेशमी, ऊनी कपड़ों का उत्पादन करते थे, तो उन्हें जुलाहा कहा गया था। रातों रात बेरोजगार हो गए क्योंकि इनके जो हाथ से निर्मित कपड़े थे उनकी डिमांड कम होने लगी। शहरी शिल्पी गांव की ओर पलायन करने लगे। अब शहरी करने क्या, जो छोटे छोटे नगरों में रहते तो गांव में पलायन किए, क्योंकि उनके पास शहर में जीविका का साधन नहीं था। गांव जा गए, खेती बाड़ी करने लगे, कृषि कार्य, तो कृषि पे बोझ बढ़ा। जहां 10 लोग कृषि करते थे अब 12 लोग आ गए। कृषि पर जनसांख्यिकीय दबाव बढ़ गया। भारत को ब्रिटेन का खेतिहर उपवंग बना दिया गया। ठीक, अकाल नीतियों का घातक परिणाम। अब जब जैसे कभी कभी पढ़ते हैं घातक अकाल पड़े भयंकर, बंगाल में, बिहार में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, इनका बहुत नकारात्मक प्रभाव यहाँ की भारतीय जनसंख्या को हुआ, भारतीय लोगों को हुआ। 1854 से 1901 तक लगभग 24 बार अकाल पड़ा, मतलब 24 बार सूखा या बाढ़ की समस्या से ये झेले। मृत्यु दर लगभग 29 मिलियन, 2.9 करोड़ भारतीय भूख से मर गए। ठीक, अनाज का निर्यात क्रम देखिए तो 1870 में जब यहाँ देखेंगे कितना था, उससे बाद धीरे निरंतर ये बढ़ता ही गया 1935 तक। जब लाखों लोग भूख से मर रहे थे तब भी भारत से रिकॉर्ड गेहूं और अनाज इंग्लैंड को निर्यात किया जाता था। ये करते क्या थे कि यहाँ से बड़े मात्रा में खाद्यान्न भी निर्यात करते थे। उस खाद्यान्न को अंग्रेज़ों की पूर्ति के लिए तो होता ही था, साथ ही यूरोप के बाज़ारों में बेचते भी थे। ठीक, किसानों के पास अनाज खरीदने की क्रय शक्ति नहीं, क्योंकि इनके पास धन ही नहीं रहा। इनकी सारी उपज किसी न किसी तरह से एन के एन प्रकार लूट ली जाती थी। एक तरह से पूरा भू राजस्व के नाम से, कर के नाम से वसूल कर लिया जाता था। साथ ही साथ इन्होंने आदिवासियों पे भी अत्याचार किए। वन संसाधन, आदिवासियों को लगता था वनों पे उनका पैतृक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है। 1865 से 1878 में वन अधिनियम पारित किए, जंगलों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए कि अब जंगलों का दोहन जनजाति क्षेत्र के लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रेलवे स्लीपर और ब्रिटिश नौसेना के जहाज़ों के लिए लकड़ी की डिमांड बढ़ी। साल, सागौन जो मजबूत लकड़ियाँ होती हैं उनको ये नियंत्रण में लाने के प्रयास किए। आदिवासियों और स्थानीय लोगों को पारंपरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, तो इसलिए देखेंगे आदिवासियों का विद्रोह बढ़ने लगा। खनिज बागान, कोयला, चाय, काफ़ी बागानों पर यूरोपीय कंपनी ही एकाधिकार कर लिए। असम के चाय बागानों में गिरमिटिया मजदूर से दास जैसी परिस्थिति थी, मतलब चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, जानते हैं, चुना जाता है, फिर उसे कंपनी में दिया जाता है चाय पत्ती बनाने के लिए। तो जो मजदूर थे चाय के बागानों में, उनसे जबरन अनिश्चित कार्य के घंटे के आधार पर कार्य कराया जाता था। मजदूरी सही नहीं दी जाती थी, मारा भी जाता था। सिंचाई के लिए नहरों के विकास पे कोई बल नहीं दिया गया। नकदी फसलों को उपजाने पे ज़्यादा बल दिया गया ताकि अधिक राजस्व सरकार को मिल सके। रेलवे और निष्कर्षण, रेलवे का विकास इसलिए किया जाता है, देखिए भारत था पहले, रेलवे के विकास से पहले देखेंगे भारत में बंदरगाही क्षेत्रों से बाहर से लोग व्यापारी आते थे और अंदर सामान्य परिवहन व्यवस्थाएं थी। बैलगाड़ी मुख्यतः थी, क्योंकि बहुत बड़े पे आधुनिक डीजल या पेट्रोल संचालित
परिवहन के साधन नहीं थे, ट्रक या बस जैसे आज कल हैं। तो इन्होंने किया क्या, उत्तर भारत दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए रेलवे लाइनों का विस्तार किया। बंदरगाह से अंदर के बाज़ार को जोड़ा गया, जैसे मुंबई से दिल्ली को, दिल्ली बाज़ार है, मुंबई पे सामान आया बंदरगाह से, तो दिल्ली ट्रेनों से पहुंचा दिया गया। साथ ही साथ दिल्ली या अवध के क्षेत्र से कच्चा माल ट्रेन पे लादा गया और उसे बंदरगाह बम्बई पहुंचा दिया गया, बम्बई से उसे लाद के ब्रिटेन पहुंचा दिया गया। तो ट्रेन या रेलवे का विकास मुख्यतः कंपनी के हित में किया गया था। साथ ही साथ इसका कुछ फ़ायदा भारतीयों का हुआ। जब हम रेलवे का विकास पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, उसमें मुख्यतः कच्चे माल की निकासी के लिए था। अंदरूनी इलाकों से कपास अनाज बंदरगाहों तक पहुंचाना। ब्रिटिश माल का प्रवेश, मैनचेस्टर के सस्ते कारखानों से माल को भारत के दूर दराज गाँवों तक डंप करके कुटीर उद्योग को पूरी तरह नष्ट करना। सैन्य गतिशीलता, साथ ही साथ कहीं पे अगर विद्रोह होता है तो ट्रेनों के माध्यम से सैनिकों को एक दूसरे स्थान से सरलता से भेजा जा सकता था। वित्तीय लूट, रेलवे के निर्माण में ब्रिटिश पूंजी लगी, उस पर 5% टैक्स मतलब ब्याज दिया गया। कहाँ से? भारतीय करदाताओं, भारतीयों से लेके वसूला गया। पैसा भारत का था। कहने के लिए ये कहा गया कि रेलवे का विकास भारतीयों के हित में है, लेकिन उसका पूरा लाभ ब्रिटेन के कंपनी और सरकार को मिल रहा था। जैसे इस चित्र के माध्यम से समझिए, पूरा क्षेत्र है ये आपका अंदर का, बंदरगाह है, मुंबई, मद्रास, बंगाल का बंदरगाह, कलकत्ता, यहाँ पे बाहर से पानी के जहाज़ों से लाए सामान और अंदर के बाज़ार में मतलब गाँवों में, छोटे छोटे कस्बों में या शहरों में ले जाके सामान पहुँचाए, वहाँ पे उसे बेचा गया। उसी क्षेत्र से कच्चा माल लाए बंदरगाह, बंदरगाह से उसे कहाँ भेजा गया? ब्रिटेन। साथ ही साथ अगर मान लीजिए दिल्ली में विद्रोह हो रहा है, सेना बम्बई की सेना को दिल्ली भेज दिए ट्रेन से। कहीं भी अगर विद्रोह हुआ तो उसकी शीघ्रतापूर्वक दमन करने के लिए करते थे। जैसे 1857 की क्रांति में इसका बहुत लाभ मिला। तिलक का कहना था कि रेलवे का विकास, तिलक का कहना था कि रेलवे का विकास एक ऐसी क्रिया है कि जो दूसरे की बीबी या पत्नी के श्रृंगार पटार या मेकअप का सामान जैसे होता है, उसका खर्च भारत को देना था, जिसका किसी व्यक्ति को लाभ ही नहीं। मान लीजिए एक्स की बीबी है और वाई उसका खर्चा उठाए, जबकि वाई को उससे कोई लाभ ही नहीं है। कहने का मतलब था इंडिया ब्रिटिश के हित में बनाई गई रेलवे का खर्चा उठा रहा है। ठीक, ये भी कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में रेलवे का विकास भारतीय विद्रोह को दबाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। इसने तो भारतीय विद्रोह की कमर तोड़ दी थी। ठीक, संपदा पलायन या धन के पलायन के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे प्रथम इसका खुलासा या उद्घोष कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। नौरोजी 1867 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। इन्होंने इसके लंदन में एक मंच पे सर्वप्रथम इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, मतलब भारतीय धन का किस तरह से ब्रिटेन को पलायन हो रहा है, इस पे एक लेख पर विचार प्रस्तुत किया। ठीक, तो उसका नाम क्या था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ये पूछा जा सकता है तो किसका था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के मंच पे, मतलब सम्मेलन पे 1867 में सर्वप्रथम। फिर उसी वर्ष इन्होंने एक किताब लिखी अपनी। ये किताब कई बार एग्जाम में पूछा गया, खास करके PCS, वन डे एग्जाम, तमाम चीज़ों में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहने का मतलब है कि भारत में ब्रिटिश शासन के नियमों की वजह से भारत में गरीबी बढ़ रही है, जिसका भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फिर 1870 में एक और बात कहते हैं, दी वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ सकता है या मिलान करने के लिए पूछ लिया है, पूछ ले कि 2 कथन या 3 कथन में कि ये किसके कथन हैं, तो आप लोग को 2 तो ज़्यादा याद हैं, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन ये भी याद रखिए, ये भी दादा भाई नौरोजी का, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया।
1871 में फिर कहते हैं ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये उन्हीं के व्याख्यान हैं। 1901 में इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त या आरसी दत्त, आरसी दत्त का नाम था रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया कि किस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से बताया कि इंग्लैंड किस तरह से भारतीय धन का शोषण करता चला आ रहा है। ठीक, इस क्रम को समझिएगा। 1867 में सर्वप्रथम नौरोजी लंदन में बात अपनी कहते हैं, फिर 67 में इनकी किताब आती है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। ड्रेन थ्योरी जो था ये इन्हीं का दिया हुआ, ड्रेन वेल्थ ऑफ ड्रेन, धन का गमन। दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया नौरोजी का था, और ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक, फिर इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंडिया किसकी थी, रमेश चंद्र दत्त की। 1896 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर यह बात रखी गई और स्वीकार किया कांग्रेस के सभी सदस्यों ने कि भारतीय धन का किस तरह से ब्रिटेन को पलायन किया जा रहा है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से ड्रेन थ्योरी, संपदा के पलायन सिद्धांत को मान्यता दी। हाँ, भारतीय धन का पलायन ब्रिटेन को हो रहा है। निष्कर्ष, जो शोषण एक मौन बहीखाते के रूप में शुरू हुआ था, वह अंततः भारत में संगठित आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। देखेंगे संपदा का पलायन, तो दादा भाई बताए आपको 1867 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया सिद्धांत प्रतिपादित किया। आरसी दत्त की थी क्या, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901। भारत के राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा लगातार ब्रिटेन को भेजा जा रहा है, जिसके बदले भारत को कोई पर्याप्त आर्थिक भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है। यह एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भर रहा है। ये किसका कथन है, ये कथन दादा भाई नौरोजी का है, याद रखिएगा। एक बार पूछा गया है, कथन दे दिया था, पूछा था किसका कथन है, तो याद रखिएगा ये दादा भाई नौरोजी का कथन है कि भारत के राष्ट्रीय उत्पाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को लगातार भेजा जा रहा है, जिसके बदले भारत को कोई सामाजिक आर्थिक भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है। यह एक ऐसा घाव है जो कभी सूख नहीं रहा बल्कि और बड़ा होता जा रहा है। इससे समझते हैं हो किस तरह से लूट रहे थे, भारी भू राजस्व वसूल रहे थे, निर्यात अधिशेष, भारत हमेशा निर्यात अधिक करता था और लाभ कम मिलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश दिया जाता था। क्या दिया जाता था, लाभांश। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर धारक थे उन्हें लाभांश दिया जा रहा था। ब्रिटिश अधिकारियों सेना के वेतन प्लस पेंशन बड़े पैमाने पर दिए जा रहे थे। सार्वजनिक ऋण जो रेलवे विकास के लिए ऋण लिए गए उस पर ब्याज के रूप में बहुत बड़ा पैसा दिया जा रहा था भारतीय धन से। और लंदन में इंडिया ऑफिस जो था उसका पूरा खर्चा, मैंने पढ़ाया था कि वायसराय का जब गठन होता है 1858 में, तो उसी समय भारत सचिव पद का गठन होता है। भारत सचिव का जो ऑफिस था या उसकी कार्यपरिषद थी, कार्यपरिषद, इन सब का खर्चा, ये तो रहते थे ब्रिटेन में लेकिन उनका पूरा खर्चा भारत से दिया जाता था। तो ये चीज़ें इस तरह से भारत के धन को दोहन कर रहे थे। एक बड़ा शून्य, भारत को कोई पूंजी या तकनीकी निवेश वापस नहीं मिला, सारा पैसा ब्रिटेन के उद्योगीकरण में लगा हुआ था। ठीक, निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखेंगे तो किसानों क्या हुआ, अत्यधिक राजस्व और साहूकारों के जाल में फंसकर अपनी ही ज़मीन बेचने पे मजबूर हो गए। शिल्पी भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण सदियों पुरानी कला नष्ट हो गई, वो खेती की ओर पलायन किए। संसाधन, रेलवे और ब्रिटिश उद्योगों की भूख मिटाने के लिए जंगलों खदानों को लूटा गया। ठीक, अंग्रेजी राज केवल एक राजनीतिक विजय नहीं थी, यह एक अत्यधिक कुशल व्यवस्थित आर्थिक मशीन थी। वास्तुकला ने भारत को एक समृद्ध आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से गरीब कृषि निर्भर औपनिवेशिक उप अंग में बदल दिया। यही वह संरचना गरीबी थी जिसने स्वतंत्र भारत को 1947 में लड़ना शुरू करना पड़ा। मतलब 1947 से पहले कई बार विद्रोह हुए, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे आदिवासी आंदोलन हो, चाहे 1857 की क्रांति या नागरिक विद्रोह हो या क्रांतिकारी विद्रोह। इस तमाम कारणों से जब दोहन बढ़ा, इसके
फलस्वरूप भारतीय जनाधार एकत्र हुआ और क्रमशः आंदोलन किए और आज़ादी को प्राप्त किए। इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ा। यहाँ से आप पढ़ेंगे और वन लाइनर के तौर पे या कथन कारण के तौर पे देखेंगे, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला वीडियो हम जल्दी ही कल आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने परिचितों को शेयर करें। ग्रुप इसी नाम से पीसीएस गंगा नाम से टेलीग्राम है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ प्लस वीडियो दोनों मिलते हैं। हमारे ग्रुप में टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिलती है और इसके सारे वीडियो के लिंक भी मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, पीसीएस के लिए अच्छे से पढ़िए। आरओ की भी परीक्षा आप लोगों की है, आनी है पक्का वैकेंसी, साथ ही साथ लोअर का एग्ज़ाम है। ठीक।